आज जानेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली ही जो है प्रथम पुर्तगाली थे जो कि भारत आए थे। और उस पुर्तगाली का नाम क्या था? तो वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा को ही पुर्तगाली कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा ही किया गया था। और भारत पर आगमन इसका कब हुआ था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को ये भारत पहुंच गया था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन था। ठीक है, जमोरिन वहाँ के राजा थे और जब ये जमोरिन के पास गया तो वास्को डी गामा का ये स्वागत किया था। ठीक है, और जमोरिन जो है स्थानीय शासक थे वहाँ के। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोची में स्थापित की थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कोची में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसीसी द अल्मेडा नियुक्त हुआ था। कब? तो 1505 में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगाली को दिया जाता है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो किया था 1556 में गोवा में किया था। कौन? तो पुर्तगाली ही किया था। ओके, आगे है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल नीति किसने लागू किया था? तो फ्रांसीसी द अल्मेडा ही लागू किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। ठीक है, वास्को डी गामा जो किया था ये भारत का खोज किया था। एक्चुअली भारत का खोज तो पहले से ही हुआ है, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, समुद्र के रास्ते की खोज किया था। कौन? तो वास्को डी गामा। कोलंबस कहाँ का खोज किया था? अमेरिका की खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक किसका खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। तस्मान खोज किसका किया था? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। बार्थोलोम्यू डियाज ये किसका खोज किया था? तो केप ऑफ गुड होप का खोज किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ओके देन, आगे देखते हैं। आगे है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीलो डी कुन्हा को बनाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे तो डच भी आए थे, जो कि हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में नीदरलैंड को कहा जाता है हॉलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो भारत में विदेशी कंपनियों का आवागमन। ठीक है, आगमन के बारे में जानेंगे, तो समझते हैं ध्यान से। पहला है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना किया था भारत में 1498 में किया था। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कोचिंग में स्थापित किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे बोलते हैं मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? तो ब्रिटेन के थे और स्थापना किया था भारत में 1600 ईस्वी में। और कहाँ पे स्थापना किया था? तो सूरत में स्थापना किया था। 3 नंबर है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ये किस देश से आए थे? तो हॉलैंड देश से आए थे। और स्थापना जो किया था भारत में 1602 में स्थापना किया था। और भारत में प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित किया था मसूरीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, 4 नंबर है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो डेनमार्क के थे। और
भारत में कंपनी स्थापित कब किया था? तो 1616 में किया था। कहाँ पे? तरबनकोर में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फ्रांस के आए थे, फ्रांस से आए थे, इसे फ्रांसीसी बोलते हैं। ये जो है स्थापना जो किया था भारत में 1664 में किया था। किस जगह? तो सूरत में किया था। ठीक है, ये सब फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। ओके, ये सभी जो अपना अपना योगदान दिए थे और जगह जगह जो है कंपनी स्थापित किए थे। ठीक है, पुर्तगाली किया था कोचिंग में 1498 में। ब्रिटेन किया था, मतलब ब्रिटेन बोले तो अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज किया था 1600 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत में। तो एक चीज़ कॉमन है, देखिएगा, सूरत में 2 व्यक्ति स्थापित किया था, एक अंग्रेज, एक फ्रांसीसी। तो अगर आप लोग इसे नहीं याद रख सकते हैं तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अंग्रेज़ लोग जो है ना खूबसूरत काफ़ी होता है। ठीक है, मतलब देखने में अच्छे लगते हैं, तो सूरत उसका अच्छा है, और फ्रांसीसी का भी सूरत अच्छा ही होता है। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों जो है स्थापित किया था सूरत में कंपनी अपना। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए नोट में क्या लिखा गया है। यूरोपीय शक्ति में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में 1961 में गए थे। कहने का अर्थ ये हो गया, पुर्तगाली जो है ना भारत में सबसे पहले आया था। कब आया था? तो 1498 में ही आया था। ओके, लेकिन गया कब पता है? 1961 में गया था, सबसे लास्ट में गया था। आया सबसे पहले और गया सबसे लास्ट में। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आगे देखते हैं, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों के द्वारा। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया था? तो डचों ने प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, बेदरा का युद्ध डी के साथ लड़ा गया था। डी का मतलब हो गया डच, ई का मतलब हो गया अंग्रेज, मतलब इंग्लैंड, अंग्रेज। ओके, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी की स्थापना हुआ था ना लगभग 1600 में, तो ये ना भारत में उस समय सम्राट कौन था? तो अकबर ही थे सम्राट। ठीक है, अकबर का मृत्यु फिर 1605 में हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर व्यापार में, मतलब भारत में व्यापार की कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश नागरिक कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉपकिंस आया था। ठीक है, ये जहांगीर के दरबार में आया था। इसको व्यापारिक छूट तो मिला नहीं, लेकिन इसको जो है इंग्लिश खां की उपाधि इसको मिल गया था। ठीक है, एक्चुअली ये जो हॉपकिंस आया था ना, ये जब आया था तो ये आया था फरमान अकबर का लेके। फरमान जो है ये अकबर का लेके आया था, लेकिन अकबर तो 1605 में इसका मृत्यु हो गया था। 1605 में इसका मृत्यु हो गया था, तो उसका जो बेटा था वो फरमान इसका फरा, तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोला, तो उसको इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया। लेकिन इसको व्यापारिक कोठी खोलने के लिए छूट नहीं मिला था उस वक्त। ओके, आगे देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया गया था। प्रथम अस्थायी कारखाना बोलेगा तो 1613 में सूरत में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था, जबकि अस्थायी रूप से 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित किया गया था? ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस वक्त आए थे ना, तो उस समय ना सर जॉन चाइल्ड थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे, और इसको जो है औरंगजेब द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, भगा दिया गया था। ओके, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1707 ईस्वी में मताधिकार पत्र जारी किया गया था, तो फर्रुखसियर के द्वारा। एक्चुअली 1707 में ना फर्रुखसियर का शासन चल रहा था, ठीक है। तो फर्रुखसियर के दरबार में आए थे। फर्रुखसियर को ना मतलब कि क्या बोलते हैं, चेचक की क्या हो गया था, मतलब चेचक से पीड़ित हो गया था, उसमें बीमार थे। तो हैमिल्टन ने उसका इलाज किया था। हैमिल्टन जो है, हैमिल्टन उसका इलाज किया था, जिस वजह से जो है मताधिकार उसको मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है खोलने के लिए उसको फरमान मिल गया था कि आप खोल सकते हैं, जाइए। ओके, मंजूरी दे दिया गया था। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई दे दिया है, ठीक है, मुंबई प्रदान कर दिया। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया कि 1661 में जो है ना चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन मियो से, ठीक है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन मियो से इसका विवाह हुआ। उसके बाद जो है पुर्तगालियों ने इसे बम्बई इसे दहेज में दे दिया और चार्ल्स द्वितीय क्या किया, दहेज के रूप में बम्बई द्वीप जो है 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ओके, आगे देखते हैं कर्नाटक युद्ध। ओके, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? 1746 से 1748 में हुआ था। और ये इसका कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का ये युद्ध था। ओके, मतलब उत्तराधिकारी का युद्ध था। लगभग ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ना, मतलब ऑस्ट्रिया के राजा, कुछ हत्या हो गया था, तो इस वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ओके, और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था? तो एला सापोल की संधि के तहत जो है ये समाप्त हुआ था 1748 में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो 1748 में ये संधि हुआ और संधि का नाम था एला सापोल की संधि। परिणाम क्या हुआ? तो वो अनिर्णित थी, ठीक, मतलब परिणाम जो है अनिर्णित थी, मतलब, ठीक है, और निर्णित परिणाम रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध बोलेगा 1751 से 1755 के बीच हुआ था और कर्नाटक के उत्तराधिकार का ये युद्ध था, ठीक है। और ये युद्ध जो है पांडुचेरी संधि के तहत ये समाप्त हुआ था और पांडुचेरी की संधि कब हुआ था? तो 1755 में हुआ था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758 से 63 ईस्वी में हुआ था और यह जो है सप्तवर्षीय एवं उपनिवेश के कारण यह युद्ध हुआ था और पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। और पेरिस की संधि हुआ कब था? तो 1763 में हुआ था, ठीक है, 1763 में ये हुआ था। और परिणाम क्या रहा था? तो फ्रांस जो है इस संधि में, मतलब फ्रांस जो है इस युद्ध में, कर्नाटक के तीसरा युद्ध में पराजय हो गया था, ठीक है। और कर्नाटक का दूसरा युद्ध में जो है ब्रिटेन मजबूत स्थिति में रहे थे। ओके, नोट में देखिए क्या लिखा गया है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, ठीक है, ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ओके, आगे देखते हैं। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे बनाया गया? तो मुर्शिद कुली खां। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था मुगल सम्राट के द्वारा जो बनाया गया था, तो यह जो बनाया गया था मुर्शिद कुली खां को। इसका शासनकाल बोलेगा तो 1717 से 1727 के मध्य रहा था। ओके देन, उसके बाद जो है मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद कर दिया। ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद कर दिया। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां। कहने का अर्थ यह हो गया कि बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलवर्दी खां ने किया था। 20 जून 1756 ईस्वी में प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब
के शासनकाल में हुआ था, सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, एक्चुअली देखिए 20 जून 1756 में जो है ना ब्लैक होल की घटना बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक होल की घटना हुआ था और इसमें ना 146 लोग को छोटा सा काल कोठरी में, इस छोटा सा काल कोठरी में पैक कर दिया। क्या कर दिया? पैक कर दिया, बंद कर दिया, जिसमें कि मात्र 146 लोग में बचे कितना थे? तो 23 लोग बचे थे। ठीक है, और ये सारा अंग्रेज लोग को कैद कर दिया गया। ठीक है, काल कोठरी की घटना, सारा अंग्रेज लोग को कैद कर दिया गया। और ये किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो सिराजुद्दौला के नेतृत्व में ही काल कोठरी घटना घटा था। ओके, इसी के द्वारा किया गया था ये चीज़। ओके, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीगढ़ की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य ये संपन्न हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत से ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि 23 जून 1757 ईस्वी को ना प्लासी की घटना हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र जो है ना सिराजुद्दौला से गद्दारी कर लिए। गद्दारी क्या कर लिए? मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल के सिराजुद्दौला की हत्या करवा देती है, जिस वजह से प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में आ जाता है और जीत जाता है। ओके, आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो वही मीर जाफ़र था। ठीक है, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था। प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। उसमें मुग़ल बादशाह कौन थे? 1757 में तो आलमगीर द्वितीय थे। ओके देन, आगे प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। कहने का ये अर्थ ये हो गया कि प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 ईस्वी में, तो मीर जाफ़र से ये वादा किया था रॉबर्ट क्लाइव कि अगर हम ये युद्ध जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला अगर हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो हम जो है मीर जाफ़र आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो शर्त के अनुसार जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया प्लासी युद्ध के पश्चात। ओके देन, आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी युद्ध से मानी जाती है। ठीक है, प्लासी युद्ध के बाद ही मानी जाती है ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत। ओके, आगे है ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756। अलीगढ़ की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की दूसरा संधि कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। बनारस की संधि कब हुआ था? 1773 ईस्वी को हुआ था। एक्चुअली ये सब जो है ना युद्ध का डेट के साथ जो है आपको ईस्वी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में ये डेट के साथ ही पूछता है। ओके देन, आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा गया है। वर्ष 1942 से 44 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर रहे एलन ब्रो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। ओके देन, आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। ओके, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया 23 अक्टूबर 1764 को ना एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में जो है ना 3 गो सेना लड़ रहा था, 1 2 3। तीनों सेना में अकेले नेतृत्व कर रहा था
हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था और तीनों को हरा देता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बक्सर युद्ध के समय, आगे क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, जो ही बताए। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, पहले बना मीर जाफर बंगाल का नवाब, फिर उसको हटा के फिर मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को फिर से बनाया गया था बंगाल का नवाब। तो दोबारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो बोलिएगा मीर जाफर को। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नवजुद्दौला क्लाइव के मध्य हुआ था। ठीक है, तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था ये अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। ओके, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि के तहत दीवानी प्राप्त हुई थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ओके, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे है उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक देखते हैं। बंगाल के संस्थापक किसे बोला गया है? तो मुर्शिद कुली खां को बोला गया है। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क को बोला गया है। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामल बदन सिंह को बोला गया है। कर्नाटक के संस्थापक शहादत खां को बोला गया है। अवध के संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क को बोला गया है। जयपुर के संस्थापक सवाई जैसी को बोला गया है। रुहेल पठान के संस्थापक किसे बोला गया है? तो मोहम्मद खां बंगस को बोला गया है। मैसूर के संस्थापक किसे बोला गया है? तो हैदर अली को बोला गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आगे है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुकरचकिया मिसल से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्राप्त किया था महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य जो है अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में। और डेट बोलेगा तो 25 अप्रैल। तो डेट के साथ आप याद रखिएगा, जो कि रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य हुआ था अमृतसर की संधि कब? तो 25 अप्रैल 1809 में। महाराजा रणजीत सिंह एवं धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो धर्मनिरपेक्ष शासक थे, सब धर्म को एक समान मानते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। ईश्वर की इच्छा थी कि सब धर्मों को मैं एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ओके, यही बात बोला था। वर्ष 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। 1845 में जो हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। ओके देन, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त किया गया था? तो लाहौर की संधि के तहत समाप्त किया गया था 1846 में। ओके, लाहौर की संधि कब हुआ? 1846 में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 को हुआ था। बरगांव की संधि कब हुआ था?
1779 को हुआ था बरगांव की संधि। सलवाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में हुआ था। सूजी अर्जू गांव की संधि कब हुआ था? 1803 में हुआ था। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। लाहौर की संधि कब हुआ? 1809 में हुआ था। अमृतसर की संधि कब हुआ? तो 1809 में हुआ था। ठीक है, लाहौर की संधि 1806, लाहौर की संधि 1806, अमृतसर की संधि 1809। ओके, आगे देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग मतलब लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बोलेगा तो 1848 से 1856 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है 1856 से लेके 1862 तक कैनिंग का शासनकाल रहा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछेगा कैनिंग से कि 1857 के समय बंगाल का वायसराय कौन था? गवर्नर, मतलब कि 1857 के समय उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को हुए चिलीवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो गफ करते करते जो है किसका युद्ध हो गया? चिलीवाला का युद्ध हो गया। ओके, गफ करते करते चिल्लाना स्टार्ट कर दिए लॉर्ड गफ। इसी के समय जो है चिलीवाला का युद्ध हुआ था। कब? 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह हुआ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो हुआ वो दिलीप सिंह हुआ था। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी हुए थे। ठीक है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो 1767 से 1769 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। और किसके मध्य हुआ था? हैदर अली और लॉर्ड बेरेलस्ट के मध्य हुआ था। और किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय हैदर अली के बीच हुआ था और उसमें बंगाल के जो गवर्नर थे लॉर्ड बेरेलस्ट थे। ठीक है, और प्रथम हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था। ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? मतलब बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हास्टिंग थे। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर बेरेलस्ट थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वारेन हास्टिंग थे। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो कि 1790 से 1792 के मध्य हुआ था, ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था। ओके, और इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये चीज़ याद रखिएगा, मैसूर सहायक संधि हुआ था। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि तीनों में देख लेते हैं संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये मैंगलोर की संधि समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं MM। ठीक है, मद्रास मंगल श्री। ठीक है, मद्रास मंगल श्री, मामा श्री करके याद रख सकते हैं आप। ठीक है, मद्रास प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है समाप्त किया गया था। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट में देखिए क्या लिखा गया है। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी
फ्रांसीसी विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी, ठीक है, जाकमा ने नेपोलियन से की थी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग जो है टोटल आधुनिक भारत जो है वीडियो सीरीज़ के माध्यम से करेंगे। आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। ओके, अपकमिंग वैकेंसी आने वाले हैं बिहार दरोगा, बीपीएससी, तो सभी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाता है, ठीक है। और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भेलो सिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।